हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एनसीईआरटी क्लास 11 में जो समाज का बोध मतलब सामाजिक विज्ञान हम कर रहे थे, इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। पूरा डिटेल एनालिसिस होगा फॉर यूपीएससी एंड अदर आरपीसीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरा नाम प्रिया, मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी। तो यूट्यूब है हमारा चैनल, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑप्शनल नहीं है, उसके बाद भी एसे राइटिंग तथा सोसाइटी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। चैप्टर नंबर टू है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की विशेष पहचान है। वास्तव में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलने परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर परिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल ही की सच्चाई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता अस्तित्व में मात्र 6,000 वर्षों से माना जाता रहा है। इस सभ्य माने जाने वाले वर्षों में पिछले 400 वर्षों में से हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तन वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेजी तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूंकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद यह सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए। आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों से अधिक आया। तो मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व 50 लाख वर्षों से है और अस्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता की कृषि मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन है। सभ्यता 6,000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान लें, तो कृषि जो है 11:56 तक, सभ्यता 11:57 पर अस्तित्व में आई। आधुनिक समाजों का विकास 11:59 तथा 30 सेकंड में हुआ। मनुष्य के दिन के अंतिम 30 सेकंड में जितना परिवर्तन हुआ, वह अब तक के पूरे समय के योग के बराबर है। तो परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वो कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन इस बारी यहाँ से है। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। समाजशास्त्रियों को उनके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के कठिन परिश्रम करना पड़ता है ताकि वो सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण हो सके। अपने बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है कि उन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण है, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे, ये गिडेंस ने कहा था। और अतः सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना इस बात पर नहीं मापा जाता कि कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उससे प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की आवश्यकता मतलब की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा
इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक धीरे-धीरे होता है। यह शब्द प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। उन्होंने उद्विकास सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं और कई शताब्दियों अथवा कभी-कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे-धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढाल कर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत की योगदान उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसी धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी उससे विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था पर जहां बंदरों तथा गोरिल्ला के विभिन्न प्रकार के अंत में होमो सैपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृति किया जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया। ऐसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन के महत्व पर बल दिया। उद्विकासी परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी-कभी उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इसका मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहाँ समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वालों द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लाया जाता है। इसके उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 93 में हुआ था, और सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति इत्यादि के लिए होता है। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्रकृति अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं, वे हैं संरचनात्मक परिवर्तन एवं विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। इसका संस्थान अथवा नियमों इनसे जिसमें इन संस्थाओं को चलाया जाता है। उदाहरण के लिए कागजी रुपए का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थाओं तथा लेन-देन में बड़ा बड़ा भारी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के पहले मुख्य रूप में चांदी, सोने के रूप में मूल्यांकन धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने तो चांदी से मापी जाती थी। इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत उस कागज से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वो छापा जाता था और ना ही उसकी छपाई से। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं को लेन देन में जिन चीजों का प्रयोग हो उसका कीमती होना जरूरी नहीं, जब तक यह मूल्य को ठीक दिखाता है, अर्थात जब तक यह विश्वास को जगाए रखता है। तकरीबन कोई भी चीज़ पैसे के रूप में काम कर सकती है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियाद बना जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढांचे को बदलने में मदद की। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन लाए। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों तथा बचपन में संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः अवयस्क समझा जाता था। बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इनसे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने योग्य हो जाएं, काम पर लग जाएं। बच्चे अपने परिवार के काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों में श्रम आश्रित थी। यह 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन में की एक विशिष्ट व्यवस्था है। यह संकल्पना प्रभावी हुई। तब छोटे बच्चों के काम काम करना अविचारणीय हो गया तथा अनेक देशों में बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया गया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए थे। कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में है जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम मानसिक रूप से आश्रित हैं, जैसे दरी बुनना और छोटी चाय की दुकानें तथा रेस्तरां माचिस बनाना। बाल श्रम और गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है, परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्वों का स्रोत है। कई बार कारक तत्व पूर्व वर्गीकृत होते हैं, आंतरिक और बाहरी, मतलब बहिर्जात और अंतर्जात। तो सामाजिक परिवर्तन के 5 वृहद प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं: पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक। पर्यावरण, प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा हो रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले
लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अंतर्क्रिया, ये सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता है। अत्यधिक ठंडी जलवायु वाले रहने वालों के लिए भी यह सही था अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारी मार्गों अथवा पर्वतीय दर्रों तथा उपजाऊ नदी घाटियाँ, परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है, वह तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण समय के साथ-साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना, इस प्रकार के भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक ही हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ तकनीक की प्रगति को तथा इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों में बदलती है। अतः यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय बदल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करते हैं। पर्यावरण समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इनमें सामाजिक परिवर्तन ने क्या भूमिका अदा की होगी? इस प्रश्न का सबसे आसान और बढ़िया उत्तर उत्तर है अ, इस सबसे बड़े उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार-भाटी तरंगें जैसे 2000 दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों में इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप एवं तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए। समाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। ये बदलाव परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। उदाहरण के लिए ये संभव हो सकता है कि उनमें कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया हो, वह पुनः नहीं पा सकेंगे अतः अधिकांश तटीय गाँव में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे, जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं। तो अ, इसका एक कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया अथवा खाड़ी के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडार में खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिल्कुल अलग होती है। तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था विशेषकर आधुनिक काल में तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया। तकनीकी समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे कि ऊपर देखा गया है। यह हमारी मदद प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित उनके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में करती है। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन में सामाजिक प्रभाव की तरह प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज की प्रभावी हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन के बृहद दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए हैं, वह है औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है। आपने वाष्प इंजन द्वारा समाज पर छोड़े छोड़े गए प्रभाव के बारे में सुना होगा। वाष्प शक्ति की खोज ने उदीयमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगों को शक्ति के न शक्ति की उस ताकत को जो न केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी, बल्कि बिना रुकावट के लगातार चलने वाली थी और थी से परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधनों जैसे वाष्पचलित जहाज तथा रेलगाड़ी के रूप में किया, तो इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल कर रख दिया। रेल ने उद्योग तथा व्यापार को अमेरिका महाद्वीप तक पश्चिमी विस्तार को सक्षम किया। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर 1853 में भारत आने से लेकर मुख्यतः प्रथम शताब्दी तक वाष्पचलित जहाजों ने समुद्री यातायात को अत्यधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रवास की गति को बदल कर रख दिया। दोनों परिवर्तनों की विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकीय रूप को बदल दिया। वाष्प शक्ति की छाप तथा महत्व अपेक्षाकृत तीव्र गति से दृष्टिगोचर हुआ, हालांकि कभी-कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव पूर्वव्यापी भी होता है। तकनीकी आविष्कार अथवा खोज का कभी-कभी तात्कालिक प्रभाव संकुचित होता है, जो देखने पर लगता है जैसे सुप्तावस्था में हो। बाद में होने वाले परिवर्तन अथवा आर्थिक संदर्भ में उसी खोज की सामाजिक महत्ता को एकदम बदल देते हैं तथा उसे ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं। इसका उदाहरण चीन में बारूद तथा कागज की खोज है, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा, जब तक कि उनका प्रयोग पश्चिमी यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में नहीं हुआ। उसी बिंदु से
दी गई परिस्थितियों का लाभ उठाकर बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज की छपाई की क्रांति में समाज को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। दूसरा उदाहरण ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग से है। बाजारी ताकतों तथा साम्राज्यवादी ताकतों के मेल से नवीन सूत कातने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय महाद्वीप में हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया, जो पूरी तरह दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्ष तकनीकी नहीं होते हैं, भी समाज को बदल सकते हैं। जाना-पहचाना ऐतिहासिक उदाहरण रोपड़ कृषि, जहाँ बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। इस मांग ने 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य संस्था के रूप में दास्तां तथा अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ किया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत के थे, जिन्हें बाध्य हो श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। आज विश्व के कई भागों में अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा अ, संस्थाओं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयात तथा शुल्कों में लाए गए परिवर्तन संपूर्ण उद्योग तथा रोजगार को खत्म करने अथवा त्वरित उछाल या प्रगति का समय कुछ अन्य उद्योगों तथा रोजगारों के लिए ला सकते हैं। राजनीति इतिहास के लेखन तथा संस्मरण की इस पुरानी विधियों में राजाओं तथा रानियों की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, परंतु जैसे कि अब हमें पता चला कि राजा रानी विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता है, परंतु बृहत्तर संदर्भ में वह इसका एक भाग। इस अर्थ में राजनीतिक शक्तियाँ सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक थे। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण युद्ध तंत्र में देखा जा सकता है। जब एक समाज दूसरे समाज पर युद्ध घोषित करता है तथा जीतता है या हार जाता है, सामाजिक परिवर्तन इसका तत्कालिक परिणाम होता था। कभी विजेता परिवर्तन के बीज अपने साथ जहाँ कहीं भी जाता बोता था है, जो कभी विजित विजेताओं के समाज को परिवर्तित करने तथा परिवर्तन के बीज बोने में सफल होता है। यद्यपि इतिहास में कई तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन अमेरिकी तथा जापान का आधुनिक उदाहरण देखना दिलचस्प होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर महत्वपूर्ण विजय हासिल किया। आंशिक रूप से जननाशक हथियार का प्रयोग हुआ, जो मानव इतिहास में सबसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह था परमाणु बम। जापानियों द्वारा समर्पण के बाद अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर कई वर्षों तक उस पर शासन किया, जिससे जापान में भूमि सुधार के साथ ही कई परिवर्तन आए। उस समय जापान उद्योग की नकल करने करने तथा उसे सीखने की बेहद कोशिश कर रहा था, परंतु 1970 तक हालांकि जापानी तकनीकी मुख्य रूप से कार निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका से काफी आगे निकल गई। 1970 और 1990 के बीच जापानी उद्योग ने पूरी दुनिया पर राज किया, विशेषतः यूरोप की औद्योगिक संस्थाओं तथा अमेरिका पर। अमेरिका की औद्योगिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से जापानी औद्योगिक तकनीकी तथा उत्पादन संगठन के बृहद स्तर पर प्रभावित हुई। बड़े व परंपरागत रूप से शक्तिशाली उद्योग जैसे स्टील, वाहन तथा भारी अभियांत्रिकी को काफ़ी बड़ा झटका लगा तथा उन्हें अपने आप को जापानी तकनीकी तथा प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर बदलना पड़ा। मसलन नए उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जापान ने सूत्रपात किया। कई दशकों में जापान ने युद्ध तंत्र की अपेक्षा आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दी। राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका बहुत बड़ा सामाजिक असर सबसे अपने देश पर भी पड़ा। यद्यपि अपने आपने इस प्रकार नहीं सोचा होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में ही नहीं आया, बल्कि उसने बदलती भारतीय समाज को भी निश्चित रूप से बदल डाला। उसका तत्कालिक उदाहरण 2006 में नेपाली जनता द्वारा राजवंश को पूरी तरह से नकार देना है। साधारण रूप से राजनीतिक परिवर्तन शक्ति पुनः बंटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूह तथा वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन लाता है। इस दृष्टिकोण से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन है। जब तक आधुनिक लोकतंत्र ने पूर्ण रूप से व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं दिया, जब तक चुनाव कानूनी शक्ति के लिए अधिदेशात्मक नहीं हो गया, समाज की संरचना भिन्न प्रकार से हुई थी। राजा तथा रानी दैवीय अधिकार के अंतर्गत राज करते थे तथा वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में मताधिकार को जब पहली बार प्रस्तावित किया तो उसमें संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया। वास्तव में केवल एक अल्पसंख्या ही वोट कर सकती थी अथवा सरकार के निर्माण में उसका हाथ था। प्रारंभ में वोट उन्हीं तक सीमित था जिनका जन्म समाज की किसी विशिष्ट प्रजाति या निर्जाति में हुआ हो।
अथवा अमीर व्यक्ति जिनके पास संपत्ति हो अथवा जो इससे उच्च सामाजिक वर्गों से जुड़े हों, सभी स्त्रियाँ, निम्न वर्ग के लोगों अथवा जन्य निर्जाति तथा गरीब और कामकाजी व्यक्तियों को सामान्यतः वोट देने की अनुमति नहीं थी। यह लंबे संघर्षों से ही संभव हुआ कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार एक मानदंड के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इसने पूर्व काल की समानताओं को समाप्त नहीं किया। आज भी प्रत्येक देश शासन के लोकतांत्रिक रूप को नहीं मानते और जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं उन्हें बदलने के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके कारण आम जनता अपनी सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में शक्तिहीन रहती है। इसलिए लेकिन इसके बावजूद उसे नकारा नहीं जा सकता कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में करता है, जो प्रत्येक सरकार तथा प्रत्येक समाज को महत्व देता है। सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है वह कम से कम व्यक्तियों की आम सहमति लेता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यापक परिवर्तन लेकर आया है। उदाहरण धर्म जिसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। धार्मिक मान्यताएं मानदंडों को समाज को व्यवस्थित करने में मदद की। यहाँ यहाँ बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि इन मान्यताओं में परिवर्तन ने समाज को बदलने में मदद की। धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ विचारकों ने सभ्यता को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया तथा वे इतिहास को दो धर्मों में अंतर संबंध की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यदि सामाजिक परिवर्तन के अन्य महत्वपूर्ण कारकों में धर्म भी संदर्भगत होता है, यह सब संदर्भों को नहीं परंतु कुछ को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर का अध्ययन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म दिखाता है कि पूंजीवाद सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई संवर्ग ने किस प्रकार मदद की। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में भी हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में धर्म के कई उदाहरण देखते हैं, जिनमें से उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। समाज में महिलाओं की स्थिति जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता की है। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई है तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चात देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया, पहले कभी नहीं हुआ था तथा जो पहले हमेशा पुरुषों द्वारा किए जाते थे। वास्तविकता थी कि महिलाएं जहाज बना सकती थी, भारी मशीनों को चला सकती थी, हथियारों का निर्माण कर सकती थी। इसने समानता पाने के उनके दावे को मजबूत किया। पर यह भी सत्य है कि यदि युद्ध न होता तो उन्हें और लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ता। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहाँ महिलाएं अपने अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई वह क्षेत्र उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर नगरीय समाजों में महिलाएं ही निर्णय लेती हैं कि घरेलू उपयोग के लिए कौन सी वस्तु खरीदी जाए, जिसने विज्ञापनों में एक उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच को प्रति संवेदनशील बनाया। विज्ञापन के खर्चों का एक महत्वपूर्ण अंश अब महिलाओं को मिलता है और इसका प्रभाव मीडिया पर पड़ा। संक्षेप में महिलाएं आर्थिक भूमिका परिवर्तन की श्रृंखला की शुरुआत करती हैं जिसके बड़े सामाजिक परिणाम निकल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञापन महिला को एक निर्णायक सदस्य के रूप में दिखा सकता है अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, जिसके बारे में न तो पहले सोचा जा सकता था और न ही जिसे बढ़ावा दिया जा सकता था। समानता पहले ज्यादातर विज्ञापन पुरुषों को संबोधित किए जाते थे, अब उतना ही महिलाओं को भी संबोधित किया जाता है अथवा कुछ क्षेत्रों में जैसे घरेलू वस्तुएं अथवा उपभोक्ता वस्तुओं में मुख्यतः महिलाओं को, अतः यह विज्ञापकों तथा निर्माताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि महिलाएं क्या सोचती हैं तो महसूस करती हैं उस पर ध्यान दिया जाए। एक अन्य उदाहरण जहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है, खेलकूद के इतिहास में देखा जा सकता है। खेलकूद हमेशा से लोकप्रिय संस्कृति या अभिव्यक्ति रहे हैं, जो कभी-कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिकेट का प्रारंभ ब्रिटिश राजशाही वर्ग के शौक के रूप में हुआ, ब्रिटेन के मध्यम तथा कामकाजी वर्गों में फैला और वह पूरी दुनिया के अंग्रेजी साम्राज्य में है। तो जैसे ही इस खेल में भारत से बाहर अपनी जड़ें जमाई, ये अधिकतर राष्ट्रीय अथवा प्रजाति वर्ग का प्रतीक बना। क्रिकेट में तीव्र प्रतियोगिता का भिन्न इतिहास है जो खेलकूद की सामाजिक महत्ता को कथात्मक रूप से दिखाता है। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता सामाजिक अधीनस्थ उपनिवेश का शासन केंद्र के रूप में प्रभावशाली उच्च वर्ग के प्रति रोष दर्शाती है। इसी प्रकार 1970 तक 80 में पूरी दुनिया पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का वर्चस्व भी औपनिवेशिक व्यक्तित्व की प्रजातियों को गर्व दिखाता है। भारत द्वारा क्रिकेट में इंग्लैंड को हराकर हमेशा से कुछ खास रहा है, विशेषकर स्वाधीनता से पूर्व। दूसरे स्तर पर क्रिकेट की भारतीय महाद्वीप में लोकप्रियता ने इस खेल के व्यावसायिक प्रारूप को बदल दिया, जो अब दक्षिणी एशियाई प्रशंसकों की रुचि में प्रभावित होता है, विशेषकर भारतीय
जैसा कि ऊपरी परिचर्चा साफ होता है कि कोई एक सिद्धांत अथवा कारक सामाजिक परिवर्तन के जिम्मेदार नहीं होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं, सोची-समझी क्रिया अथवा आकस्मिक कारकों के परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण अधिकांशतः परस्पर संबंधित होते हैं। आर्थिक तथा तकनीकी कारक के सांस्कृतिक संघटक भी हो सकते हैं। राजनीतिक परिवर्तन द्वारा हो सकती है, अतः ये आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन तथा इसके विभिन्न प्रकार की विधाओं की परिचित रहा जाए भी। परिवर्तन हमारे लिए एक मुख्य विषय है क्योंकि परिवर्तन की गति आधुनिक समय में मुख्यतः समकालीन समय में पहले की तुलना में काफी तेज हो गई। यदि सामाजिक परिवर्तन को विगत समय में अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जब यह घटित हो चुका होता है, हमें इसके होने के समय से परिचित होना चाहिए ताकि इसके लिए जो भी तैयार हो सके करनी चाहिए। जो तैयारी हो सके वो करनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं में साफ उभर कर आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं सुबह के क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में है। ठीक उसी प्रकार एक प्रक्रिया क्रम में सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है। निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में। यह अजीब लग सकता है कि परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बदलती नहीं है ताकि वो साम्य तथा वैषम्य की संभावना दिखा सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है जो सुस्थापित सामाजिक प्रणाली या परिवर्तन का प्रतिरोध अथवा उसे विनियमित करती है। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रम अंतर संबंधों को देखने का दूसरा तरीका यह है कि सोचना है कि समाज परिवर्तन को रोकना हतोत्साहित तथा नियंत्रित क्यों करना आवश्यक चाहती है। तो अपने आप को एक शक्तिशाली तथा प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनर्उत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीजें कामोबेश वैसी ही बनी रहे जैसे कि है। अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दे और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप से आचरण करें। समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है? उपरोक्त तर्क इसका मूल तथा सामान्य कारण है, परंतु इसके ठोस तथा विशिष्ट कारण है कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। याद कीजिए आपने सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में प्रथम अध्याय में पढ़ा था। तो अधिकतर समाज असंगत रूप से संस्तरीकरण होते हैं अर्थात आर्थिक संसाधनों सामाजिक स्तर अथवा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे अस्थायी स्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में है परिवर्तन चाहते हैं। अतः समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांशतः सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं क्योंकि अस्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियाँ अधिकांशतः अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती है, अतः वह परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती है। यह समाज के स्थिर रहने का विस्तृत कारण है। समानता यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचार को प्रतिबंधित नहीं करती है, इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यह सामाजिक संबंधों की विशेष पद्धति अथवा मूल्यों मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जहाँ व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वतः मानते हो अथवा जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। सामाजिक व्यवस्था के सह संकेंद्रण का मूल स्रोत मूल्य तथा मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। समाजीकरण भिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनतम कुशल हो सकता है, परंतु यह कितना ही कुशल क्यों ना हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण तथा अस्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने ही नहीं लगते हैं। हम अपनी बीती धारणाओं का प्रश्न करते हैं तथा हम किसी सही अथवा गलत मानते हैं।
हम किसे सही या गलत मानते हैं, इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। कई बार हम अपने विश्वासों को वापस लेते हैं, जिन्हें हमने पहले माना तथा फिर छोड़ दिया। कालांतर में विभिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पुनः नए रूप में पाते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अतः अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं या आवश्यक है। सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति को मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष इसमें सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य नियम पूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं, तो इसे प्रभावी माना जाता है। साधारणतः समय में प्रभावशाली संस्थाएं, समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु ये विपरीत तथा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हालांकि इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है। आम स्थिति में इसका प्रभाव काफ़ी सुगम होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। सहयोग की संकल्पना अध्याय 1 में देखिए। उदाहरण महिलाएं अपने जन्म से के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती? वे भी सत्तात्मक मानदंड से सहमति क्यों रखती हैं? प्रभाव सत्ता तथा कानून। यह कैसे हो सकता है कि कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है, जहाँ कीमतें तथा सुविधाएं अनियमित रूप से बांटे हुए हैं। उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा से प्राप्त हो चुका है। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं, परंतु यह शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? यहाँ हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना वैधता पर आते हैं। सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है कि स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है, ऐसी चीजें जो वैध हैं या वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। बृहत स्तर पर यह सामाजिक संविदा का अभिस्वीकृत भाग है जो सामाजिक रूप से प्रचलित है। संक्षेप में वैधता अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। हमने पहले ही देखा है कि शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है। शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है, या कानूनी हो सकती है अथवा नहीं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत तथा ठीक समझी जाती है। उदाहरण के लिए एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई है। लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं का बोध होता है। सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार है, इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हो। मसलन एक जज का कार्य क्षेत्र कोर्ट रूम होता है, और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी सख्ती से वे असहमति जता सकते हैं। कोर्ट रूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है, अतः सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पर पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है, केवल अपने बड़े अफसर को छोड़कर, परंतु नागरिकों की निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर रहता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैर कानूनी ना करें। अलग तरीके से अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम शक्ति के साथ परिभाषित की गई है। शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। उनकी सत्ता का क्षेत्र उनके छात्रों के घर तथा विस्तृत नहीं है, जहाँ माता पिता अथवा अभिभावक के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे है। कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सहयोग तथा सहमति बनाने में बेहद प्रभावी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति है। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों में आंशिक रूप से इस सत्ता को औपचारिक बनाया है, परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक औपचारिक भी हुए बिना
भी अत्यंत ताकतवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने-अपने क्षेत्र में बिना औपचारिक हुए काफ़ी शक्तिशाली हैं। यह अपराधी गिरोह के मुखिया के रूप में लिए भी सही है कि उनके पास बिना किसी औपचारिक मानदंडों के लिए पूर्ण सत्ता होती है। सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध से प्रासंगिक है। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। ये ज़्यादातर लिखे जाते हैं अथवा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए इसका अथवा कोई उसका तोड़ है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। राष्ट्र का कानून जहाँ की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, वे कानून नियमों को बनाते हैं, जिसके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं। यह नागरिक के रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यता से हटकर है। अतः प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इसमें अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है, जिसका एक बृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर किया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि कई प्रकार की शक्तियाँ जो समाज में प्रभावी हैं, हालांकि वे गैर कानूनी और यदि कानूनी है तो कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। ये कानूनी कानूनी सत्ता तथा अन्य प्रकार की शक्तियाँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति अथवा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती हैं। विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। प्रभाव शक्ति कानूनी सत्ता का कानून के अस्तित्व का अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। आपने पहले ही समाज संघर्ष अथवा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है। तो ठीक उसी प्रकार समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। विवाद विस्तृत रूप से असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इससे अधिक विशिष्ट तथा असहमति के अन्य प्रकारों को छोड़ देते हैं, जिसका इस प्रकार की परिभाषा के वर्णन न किया जा सके। इसका एक उदाहरण युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष है। प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवन शैली कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानक अथवा परंपरागत प्रतिद्वंदियों का चुनाव होता है जो राजनैतिक प्रतियोगिता का एक रूप है। विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई हैं। इन सीमाओं को उल्लंघन किसी न किसी रूप से समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानूनी प्रवर्तन अधिकारी की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। विभिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियां होती हैं, यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। एक ही जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस से को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक अथवा ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। कानूनी तथा गैर कानूनी, वैध अथवा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएं। यदि सामान्य रूप से उनमें एक से रूप शक्तिशाली नैतिक आरोपित होता है, माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून में होता है। अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानूनों को तोड़ता है, ना ज्यादा ना कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसमें विद्यमान कानून को तोड़ा है या विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति इसे तोड़ने में उचित नैतिक कारणों को दावा करता है। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। जब गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा तो वे एक अपराध कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया तथा भारतीय भी इस तथ्य
इस पर तथा जिन मूल्यों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस पर गर्व करते थे। वास्तव में केवल यह एक ऐसे अपराध नहीं था जो किया जा रहा था, कि यहाँ कई दूसरे प्रकार के अपराध थे जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते। मुख्य बिंदु यह है कि अपराध कानून को तोड़ना है, कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है। हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि यह अपने कार्यक्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग का एकाधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में राज्य कानून तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी है। कुछ अपवादों को जैसे असाधारण स्थितियों में आने पर आपको बचाने की स्थिति में छोड़कर। अतः तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूं, तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है अथवा विरोध का उग्र रूप है, जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करता है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाता है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता, सहमति तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है। गांव, कस्बों, नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो इसकी बात करें तो अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए जीवन की दशाएं तथा सामाजिक संगठन के रूप में इन क्षेत्रों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं तथा विशिष्ट प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें समझना काफी महत्वपूर्ण है। हम सब मानते हैं कि गांव, कस्बा अथवा नगर का क्या अर्थ है, परंतु क्या हम ठीक तरह से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं? तो आगे अध्याय 5 में ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत एम.एस. श्रीनिवास पर भी चर्चा देखेंगे आप। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गाँव का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ, जहाँ खानाबदोशी जीवन की पद्धति को शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। स्थानीय कृषि अथवा कृषि का वह रूप जहाँ जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता, के लिए सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं को जन्म दिया, जो उनके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अतः स्थायी कृषि का अर्थ है कुछ संपत्ति का जमाव संभव था, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यवसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गांव के विकास को एक आकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। बाह्य आकृति के विपरीत आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। बड़े गांव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। अतः शहरों तथा गांव नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गांव यदि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गांवों का विस्तार तुलनात्मक रूप से अधिक बड़े क्षेत्र में होता है। शहरों तथा गाँव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गाँव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की होती हैं, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होती हैं। मुख्यतः कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं, जहाँ अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। एक शहरी संकुल एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र अथवा अपसृत व्यवस्थापन होते हैं। महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन जो एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं। जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देखी जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहाँ क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। अधिकांश विकसित देश ज्यादातर नगरीय है। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मध्यम हो सकता है। अगर कोई विशेष कारण ना हो तो इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकांश संदर्भों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है।
स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत जो है 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1991 में 17% से थोड़ा ज्यादा। 2001 की जनगणना के अनुसार 28% के करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार 35% शहरों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो चूंकि गांव की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न हो सकती है, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भी भिन्नता होगी। गांव का आकार छोटा छोटा होता है, अतः ये अधिकांशतः व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गांव के लोगों द्वारा तरकीबन गांव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असामान्य नहीं है। अधिकांशतः गांव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चलती होती है चालित होती है। इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा संस्कृति एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे प्रारूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। इन कारणों से जब तक कोई विशेष परिस्थितियां ना हो, गांव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं। विभिन्न परिस्थितियां तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबंध होता है, इसलिए व्यक्ति विशेष समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को सबक दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रभावशाली वर्गों की शक्ति अपेक्षित रूप से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वह रोजगार के साधन तथा अधिकांशतः अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अतः गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता है। कम जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है। विशेषकर इस प्रकार की कोशिशों को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता, जल्द ही इसे दबा दिया जाता है। अतः संक्षेप में यही थी, गांव में पहले से मजबूत शक्ति संरचना होती है तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन और धीमी धीमी होता है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने से भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते हैं जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। और यह सही है कि संचार के अन्य साधन विशेषकर टेलीफोन से काफी परिवर्तन आया है। अतः अब सांस्कृतिक पिछड़ापन गांव तथा नगरों के बीच काफी कम न के बराबर हो गया है। अतः संचार के साधनों में भी समय के साथ सुधार आया। इसके कारण ये मात्र कुछ एक एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे भूतकाल में गाँव को साथ जुड़े थे, इनके समाज को और भी गतिशील किया है। निस्संदेह कृषि संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों में सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः भूस्वामित्व की संरचना में आए परिवर्तनों में पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में दूरवासी जमींदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों में दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देखभाल तथा खेती कर रहे थे। इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे स्वयं ज्यादातर कृषक नहीं थे, पर उन्होंने भूमि पर अधिपत्य जमा लिया। उनकी संख्या के अनुरूप इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। एम एन श्रीनिवास ने इन वर्गों को प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा। कई क्षेत्रीय संदर्भों में प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हो जाती थी तथा गांव में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में ये प्रभावी जातियां स्वयं अपने में निम्नतर अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा दृढ़ता पूर्वक किए गए विद्रोह से स्वयं भी जूझ रही हैं। इस कारण कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो इसी प्रकार कृषि की तकनीकी प्रणाली परिवर्तन भी ग्रामीण समाज पर व्यापक तथा तत्कालीन प्रभाव डाला है। नई मशीनरी के प्रयोग में श्रम में बचत होती है तथा फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की काम में परिवर्तन अपेक्षित होगा तथा इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जमींदार तथा मजदूरों के बीच मोल भाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आएगा। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की मांग को पूरा प्रभावित न करते, तो तकनीकी अथवा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। भारत में किसान द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि की इसके उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर विकास क्रम
कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीण को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक परिवर्तन। तो इसकी बात करें तो यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। ये प्राचीन समय में भी में भी थे। नगरवास जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। आधुनिक काल में पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो नगरों की महत्ता तथा स्थिति तय करते थे। ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप से बराबर की स्थिति में थे। इसी प्रकार वह जो नगर सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे, आखिरी में धार्मिक स्थल आर्थिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों को का उदाहरण ये देखे जा अन्य सकते हैं। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यवसायी नगर तेजपुर अथवा कोझिकोड कालीकट के से नाम से जाना जाता है, जो वो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्मस्थलों स्थानों के कई उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा तमिलनाडु में मदुरई। जैसा कि समाजशास्त्री ने स्पष्ट किया कि नगरीय जीवन तथा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यहाँ बहुत अधिक सघन जनसंख्या निवास करती है तथा चूंकि ये इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं। नगर जो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक ऐसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सकें। नगर व्यक्ति को संतुलित करने के लिए अंतरहीन संभावनाएं व्यक्त करता है प्रदान करता है। गांव जहाँ भी व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करता है, अधिक अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है। यदि भी अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। उपयुक्त तरीकों से केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही विलासी रूप पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं, बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। ये परिचित सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती है। जैसे कि आप पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं, नगर भी समूह पहचान के विकास को प्रतिपादित करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जैसे प्रजाति, धर्म, जाति, प्रदेश तथा प्रत्येक समूह कस्बे व शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है और उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध अथवा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है। नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्नों से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य पर अत्यधिक जोर देता है तथा रहने के स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि अ, नगर की स्थानिक जीवन क्षमता को अस्वस्थ करे। इसका अर्थ है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीजों को जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, यातायात के साधन उपलब्ध करा सके ताकि कर्मचारी की संख्या बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया तथा ले जाया जा सके। आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग के क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था तथा अंत में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा अन्य कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहद उपक्रम है तथा योजना क्रियान्वित रखरखाव की दुर्जय चुनौती देता है, इसे और जटिल बनाते हैं वे कार्य जो समूह निर्जातीयता, धर्म, जाति इत्यादि की विभाजन तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई अन्य समस्याएं भी लाता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या, बेघर तथा सड़क पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खड़ी बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों चित्र देखते रहिए पर रहते हैं तथा जीवन यापन करते हैं।
तो यह इन बस्तियों के जन्म एवं महत्वपूर्ण कारक भी है। यदि कार्यालयी परिभाषा भिन्न हो सकती है, एक बस्ती में भीड़-भाड़ तथा घिस-पिच वाला रिहायशी इलाका होता है तथा जन सुविधाओं का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कीबोर्ड के से लेकर बहुमंजिले ढांचों में प्रयुक्त के कंक्रीट का प्रयोग होता है, क्योंकि यह अस्थायी संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता है। यहाँ बस्तियां दादाओं की जन्मभूमि होती है, उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहाँ रहते हैं। बस्ती क्षेत्र अधिकार प्राकृतिक रूप से दूसरे क्षेत्रों की गैर कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डों पर बन जाते हैं। पूरे विश्व में व्याप्त गेटेड समुदाय जैसी वृत्ति भारतीय शहरों में भी देखी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि समृद्ध प्रतिवेशी का निर्माण जो अपने परिवेश में चार दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है, जहाँ प्रवेश तथा निष्कास नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदाय जो अपनी समांतरित नगरीय सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सप्लाई, पुलिस तथा सुरक्षा भी होती है। अंततः आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थल से प्रभावित है। अगर ये दूर-दराज स्थित होते हैं, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी स्थिति में बृहद जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उनके रख-रखाव की आवश्यकता है। सफर करना जीवन की एक शैली हो जाती है, विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा सरकार के बजाय बजाय निजी साधनों के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त चर्चा से यह होगा कि रहने के स्थान के आवंटन जैसा सरल मुद्दा वास्तव में बेहद जटिल तथा नगरीय समाजों के बहुआयामी पक्षों को दर्शाता है। नगरीय क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा तत्वों को स्थान के केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष तथा प्रचलित रूप किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता अनुभव है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। नगर में शक्ति केंद्र 19वीं से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरीय क्षेत्र का पतन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हुआ। यह उपनगर के विकास का समय भी था, क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपर्क वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया तथा आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्रों पर पुनरुत्थान हो रहा है तथा यहाँ सामुदायिक जीवन जो पुनः प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित घटना भद्रीकरण से है, जो प्रतिवेश के पूर्णतः निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तन स्वरूप को इंगित करता है। जैसे-जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुआ है तथा उन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला होता है, क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा बस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया, परंतु कभी-कभी वह कोशिश बेकार भी जाती है, जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। समर्थ कर कुशलता तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में काफी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति की प्रभावित करने के साथ ही साथ उनके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। कई विद्वानों ने जन परिवहन पर आधारित नगर जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर रहते हैं जैसे लॉस एंजल्स के अंतर पर काफी कुछ लिखा है। यहाँ यह देखा जाना बाकी है कि उदाहरण के लिए दिल्ली की नई मेट्रो रेल इन शहरों के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है। परंतु मुख्य रूप से जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश। यहाँ जो ध्यान देने की बात है होगी वह यह है कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे, विशेष तौर पर जब प्रवासी द्वारा यहाँ की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है। तो चैप्टर खत्म हुआ, अब शब्दावली करेंगे। सीमा शुल्क क्या होता है? किसी देश में आयात के आने जाने वस्तुओं के आने जाने पर लगाए जाने वाला कर। तो प्रभुत्व जातियां क्या होती है? इस शब्द को
देने का श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। इसमें जमींदार बिचौलिया जाति आती है, जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न होती है। संरक्षित समुदाय नगरीय क्षेत्र में अपने विचारों को एक घेराबंदी कर लेते हैं, जिनमें आने-जाने पर नियंत्रण रखा जाता है। भद्रीकरण क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग प्रतिवेश का मध्यम अथवा उच्च स्तरीय प्रतिवेश में बदल देने के लिए किया जाता है। घटोत्कचकरण सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। और वैधता क्या होता है? वैधानिक बनाने की प्रक्रिया अथवा किसी आधार पर किसी वस्तु को वैध मानना, जैसे संगत, सही, न्यायिक, ठीक इत्यादि। समूह संस्करण शहरों में आवागमन का साधन, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। जन परिवहन क्या होता है? तीव्र गति से चलने वाले परिवहन के साधन, जिनमें लोग अधिक संख्या में सफर कर सके। तो ये क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। कैसा लगा ये चैप्टर बताइए जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।